हेलो दोस्तों, यूपीएससी विद सारा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 को देखेंगे। एनसीईआरटी के इस सीरीज में आपका ये पहला चैप्टर है जिसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी डिस्कस की जाएगी। आगे आने वाले वीडियो में आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी जो कंटेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो इस बुक में जो पहली यूनिट है वो है विविधता, और विविधता में जो 2 अध्याय हैं उसमें पहला अध्याय जो है विविधता की समझ और दूसरा अध्याय है वो है विविधता एवं भेदभाव। इस वीडियो में हम विविधता की समझ के बारे में विस्तार से समझेंगे कि विविधताएं क्या होती हैं। ठीक, विविधता हमारे देश में कैसे आई और जो भिन्नताएं होती हैं क्या वो विविधताओं के ही प्रकार होती हैं। इस वीडियो में आप इस अध्याय के बारे में, विविधता के बारे में संपूर्ण रूप से जानेंगे। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, भारत इतनी विविधता वाला देश कैसे बना, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं। तो थोड़े से छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में हम जान जाते हैं कि विविधता या अनेकता जो होती हैं ये एक ही शब्द है। मान लीजिए विविधता, अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। तो विविधता का जो मतलब होता है कि भिन्न भिन्न, जैसे आप भिन्न धर्म को मानते हैं, भिन्न संप्रदाय से हैं, भिन्न भिन्न भोजन करते हैं, तो वो विविधता के अंतर्गत आता है। तो यदि हम विभिन्न समुदाय, जाति, धर्म मानेंगे तो हमें हर एक धर्म को जानने का, नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। ये एक बेहतर बनाती है हमारे जीवन को। और विविधता वाला देश भारत कैसे बना, इसके बारे में हम ये बताएंगे कि जैसे यूरोपीय शक्तियाँ जो भारत में प्रवेश की, खास करके व्यापार के लिए, तो वो यहाँ आकर अपने व्यापार के साथ साथ जो अपनी प्रथाएं थी, अपनी धर्म थे, अपने धर्म तथा अपने जो वेशभूषा था उनका, उसका भी प्रचलन यहाँ भारत में किया। इसलिए विविधता भारत में, मतलब भारत विविधता वाला देश बना। और क्या भिन्नताएं ही विविधता का ही भाग होती हैं? जी हाँ, भिन्नताएं जो होती हैं, यदि आप अलग वस्त्र भी पहन रहे हैं दूसरे से, तो वो एक विविधता के अंतर्गत ही आता है। ठीक, चलिए हम इस अध्याय को आगे विस्तार से पढ़ते हैं। तो विविधता, जैसा हमने बताया आपको कि धर्म, बोली, भाषा, जाति, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, ये सब में भिन्नताएं ही विविधता को जन्म देती हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि विविधता का अर्थ अलग अलग प्रकार के धर्म, बोली, भाषा और समाज से संबंधित है। जैसे भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है। हम जानते हैं कि एक विश्व में एक ऐसा राष्ट्र भारत ही है जो सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण है। इस भारत देश में हर एक समुदाय के लोग, हर एक धर्म को मानने वाले लोग, हर एक प्रथाओं का जो अनुसरण करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियाँ भी बोली जाती हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। हर आप एक प्रदेश में भी देखेंगे कि अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, सभ्यताएं, मान्यताएं उनके अलग अलग होते हैं, अनेक धर्म होते हैं, उनकी जातियाँ भी अलग अलग होती हैं। इतना विविधतापूर्ण देश है अपना भारत।
और जो विविधता होती है और किस पर निर्भर करती है? इसके अलावा मनुष्य की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थिति विविधता का मुख्य कारण है। तो सामाजिक में जैसे समाज किस प्रकार का है, वहाँ समाज में मान्यताएं क्या हैं, विवाह किस तरीके से होते हैं, वहाँ के जो एक अभिवादन करने का तरीका क्या है, वहाँ उस समाज की बोलने की जो शैली है किस प्रकार सी है, और सांस्कृतिक रूप से भी, और भौगोलिक स्थिति जैसे उस समाज में उस प्रदेश में क्या अधिक ठंड है या अधिक ठंड नहीं है, बारिश ज़्यादा होती है, ये सब भी भौगोलिक स्थितियां भी विविधता को जन्म देती हैं। जैसे भारत में आप दो राष्ट्र का उदाहरण आगे चलकर इस अध्याय में देखेंगे कि उन राष्ट्रों के भौगोलिक स्थिति अलग होने से वे विविधतापूर्ण है। तो भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थिति भी विविधता को जन्म देती है। आप ये बात भी ध्यान रखिए। तो विविधता को एक प्रकार उदाहरण से समझाने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं आपको। जैसे यदि हमने एक मान लीजिए ड्राइंग बनाया और आपके लिए एक खाली बॉक्स, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है उसी को देते हैं। हमने कोई भी एक ड्राइंग बनाया, किसी का भी ड्राइंग बनाया मान लीजिए, ठीक, और आपको कहा कि आप भी एक ड्राइंग बनाइए, मतलब एक चित्र बनाइए। फिर हमने उन चित्रों को आपस में मिलाने पर क्या वो चित्र एक दूसरे से बिल्कुल समान होंगे? तो जो आंसर आएगा वो नहीं। संपूर्ण रूप से वो चित्र एक दूसरे से बिल्कुल समान नहीं होंगे। कुछ हद तक समान हो सकते हैं लेकिन संपूर्ण समान नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जैसे हमारे चित्रकारी में, जैसे हमारे ड्राइंग बनाने में जो हमारे विचार अलग अलग हैं, उसी प्रकार से हमारे रहन सहन में, हमारे वेशभूषा में, हमारे प्रथाओं में, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भिन्नताएं होती हैं। तो भिन्नताएं ही विविधता को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से विविधता होती है, ठीक। तो जैसे हमारे चित्रकारी में भिन्नताएं हैं, जैसे हमारे सोच विचार में भिन्नताएं हैं, उसी प्रकार से हम विभिन्न तरीकों से रहन सहन, वेशभूषा होती है। तो यही एक विविधता का एक रूप है। उदाहरण से आप समझ गए। तो आइए हम भारत की विविधता को देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की विविधता। जैसे हमने आपको बताया पहले ही कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ विश्व की तकरीबन सभी प्रकार की जो धर्म हैं वो यहाँ रहते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हर प्रकार, हर समुदाय को मानने वाले लोग यहाँ भारत में निवास करते हैं। शायद कोई ऐसा देश नहीं होगा जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश का अनुसरण करता हो। तो भारत में विविधता को समझने के लिए हम कुछ एनसीईआरटी का ही एक ग्राफ टाइप का दिया गया है, उसी को हम समझते हैं। इसमें क्या कहा गया कि भारत के लोग जो हैं विविध तरीकों से नीचे लिखे गए काम करते हैं। जो काम नीचे लिखे गए हैं उसे विविध तरीकों से करते हैं। यहाँ उसमें से एक तरीका बताया गया है, आपको दो तरीके लिखने हैं, ठीक। तो प्रार्थना या इबादत करना, मतलब यदि हम प्रार्थना करते हैं तो इसमें लिखा गया तो भक्ति गीत गाना। अगर हिंदू जो होते हैं प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान की पूजा करते हैं, तो उसमें भक्ति गीत गाते हैं। उसी प्रकार से आप दो लोगों का ऐसा, दो समुदायों का, दो धर्म को मानने वालों का ऐसा एक उदाहरण दीजिए कि वो करते हैं, वो भारत में ही। जैसे मान लीजिए जो मुस्लिम होते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, और जो क्रिश्चियन होते हैं चर्च में जाते हैं, सिख जो गुरुद्वारे में जाते हैं पूजा करते हैं। इस प्रकार से उनका होता है, ठीक। और
दूसरा एग्जाम्पल जो है शादी करना। शादी करने में एक जो दिया गया है वो अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना। तो इसमें जैसे कोर्ट मैरिज होता है ना, तो उसमें गवर्नमेंट प्रूफ आता है कि वो विवाह ये पति पत्नी है। तो इस प्रकार से एक विवाह का तरीका हो गया हिंदू संस्कृतियों के हिसाब से विवाह, मुस्लिम संस्कृतियों के हिसाब से विवाह। और नए प्रचलन में आप देख लीजिए जो लड़के लड़कियां रहते हैं लव मैरिज, इसका भी एक प्रचलन है। तो इस प्रकार से भी विवाह होता है। तो काम तो एक ही हो रहा है, विवाह होना शादी होना एक ही काम है, लेकिन वो अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है। तो अलग अलग तरीका ही विभिन्नता को विभिन्न तरीके ही विविधता को रूप देती हैं, विविधता को जन्म देती हैं, वही विविधता है। यदि विवाह एक नियमबद्ध तरीके से होता कि भारत में जो विवाह होगा वो अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करने से ही विवाह को माना जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। धर्म के हिसाब से होता है, अपने पसंद के हिसाब से भी होता है। तो इसी प्रकार से ये विविधता वाला देश है। अब जैसे विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे मणिपुर की जो औरतें होती हैं वे फैनाक होता है, यहाँ ए की मात्रा है ना पे, फैनाक होता है, ठीक। तो मणिपुर की जो औरतें होती हैं वो फैनाक पहनती हैं। फैनाक एक प्रकार का वस्त्र होता है, उसे पहनती हैं। जैसे उत्तर भारत की औरतें साड़ियाँ पहनती हैं। और एक केरल के क्षेत्र में जो पुरुष होते हैं वो मुंडू प्रकार के कपड़े होते हैं, जैसे उसमें नीचे धोती टाइप की होती है और ऊपर हाफ शर्ट होते हैं, उस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो वस्त्र ही पहन रहे हैं, लेकिन वे अलग अलग विभिन्न तरीकों से पहन रहे हैं। कोई फैनाक जैसा वस्त्र पहन रहा है, वहीं अन्य प्रदेशों की महिलाएं साड़ियाँ पहन रही हैं, ठीक। वहीं अन्य उत्तर भारत के जो पुरुष जन हैं वो लगभग धोती कुर्ता पहनते हैं। वहीं जो दक्षिण भारत के लोग हैं मुंडू प्रकार का एक वस्त्र होता है उसे पहनते हैं। तो पहनने का तो वस्त्र सभी पहन रहे हैं, लेकिन उनमें भी विभिन्नताएं हैं, तो ये एक विविधता का रूप देती है, ठीक। अभिवादन करने का अर्थ यहाँ है कि हम जब किसी का आदर करते हैं, मतलब जब किसी को पहली बार प्रणाम, मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए। तो झारखंड में आदिवासियों का एक दूसरे को जोहर कहना एक उनका अभिवादन करने का एक रूप है। उसी प्रकार से उत्तर भारत में हम एक प्रकार से प्रणाम कह सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आप भी दीजिए। चावल पकाने में एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। और एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे दूध में चावल डालकर उसकी दूध की खीर बनाना, एक ये भी होता है चावल पकाने का एक तरीका। तो मेन काम तो चावल को पकाना ही हो रहा है। किसी में सब्जी या मीट डालकर उसकी बिरयानी बनाई जा रही है, किसी में दूध डालकर उसका खीर बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से जितने भी ये कार्य हैं, ये कार्य तो एक ही हैं, लेकिन इनको करने के लिए विभिन्न रूप दिए गए हैं। तो विभिन्न रूप ही विविधता को जन्म देती है, इसीलिए भारत में विविधता है, ठीक। आप इसको समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। भारत में विविधता में ही आप ये लाइन पढ़िए। भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्म का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही चीज़ करते हैं, केवल हमारे करने का तरीके अलग होते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि हम कार्य तो एक ही कर रहे हैं। कार्य में हम प्रार्थना करना मतलब इबादत करना, प्रेयर, शादी करना, विभिन्न वस्त्र पहनना मतलब वस्त्र पहनना, अभिवादन करना, चावल पकाना, ये कार्य तो एक ही है, लेकिन करने के विभिन्न तरीके हैं।
तो करने के ही विभिन्न तरीके ही विविधता को जन्म देते हैं। तो भारत में विविधता के आधार पर हम भौगोलिक कारण का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने ऊपर वीडियो में बताया कि भौगोलिक आधार पे भी विविधता पाई जाती है। तो भौगोलिक कारण में आप एक लद्दाख देखेंगे, एक केरल देखेंगे। ठीक, लद्दाख में जो लद्दाख की स्थिति है इंडियन मैप में लद्दाख की स्थिति सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर लद्दाख। इससे सटे आप देख सकते हैं जो देश हैं उसके नाम आप चाइना कर सकते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, आगे चलकर ऊपर कट गया है। तो इंडिया मैप में सबसे उत्तर में सबसे ऊपरी सिरे पर लद्दाख, और जिसकी राजधानी लेह है। तो ये ग्राफ में लद्दाख की स्थिति आपको देख लीजिए आप। लद्दाख में जो कपड़े होते हैं, लद्दाख सबसे ऊपर उत्तर भारत के सबसे ऊपरी सिरे में स्थित है। तो वहाँ जो लद्दाख राज्य है वो ठंडे प्रदेश है, तो वहाँ मेन कपड़े जो हैं ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। और लद्दाख में ही खास किस्म की एक बकरी है जिससे पाशमीना ऊन मिलता है, तथा इससे पाशमीना शाल बनती है जो बड़ी महंगी होती है। पाशमीना शाल के बारे में आप जानते हैं, जैसे एक बकरी होती है उससे एक रेशा जो होते हैं वो रेशे से पाशमीना ऊन बनाया जाता है। पाशमीना ऊन से ही एक शाल बनाई जाती है, पाशमीना शाल जिसे कहते हैं, बहुत ही कीमती होती, तथा ये बहुत ही उच्च कोटि का, जो कह सकते हैं कि ठंडियों को रोकने के लिए होती हैं, मतलब अच्छी किस्म की होती हैं शाल, और ये विश्व प्रसिद्ध है, अच्छी शाल होती हैं। और जो महत्वपूर्ण भोजन जो है लद्दाख का, वो है दूध से बने पदार्थ में महत्वपूर्ण भोजन के रूप में आता है। मतलब भोजन में वो दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं आदि। और लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, और तिब्बत को ही लद्दाख को ही छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत के भी नाम से जानते हैं। और व्यापारिक आकर्षण जो है, व्यापारियों का आकर्षण लद्दाख में आने का ऊन है, क्योंकि ऊन पाशमीना ऊन होते हैं, पाशमीना शाल बनाई जाती है जो उच्च कोटि के होते हैं, तो व्यापारिक आकर्षण ऊन ही हो गया। ठीक, तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागर, जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। यह एनसीईआरटी के कुछ की पॉइंट्स थे, हमने उसको भी ऐड कर दिया गया, उसे आप जानते रहिए। ठीक, ये लद्दाख का हो गया। तो हम देख रहे हैं जैसे लद्दाख में स्थिति यहाँ क्या है, सब उत्तर भारत के सबसे ऊपरी छोर पर। ठीक, यहाँ ठंडे प्रदेश है, बारिश कम होती है, मौसम ठंडा रहता है, बर्फ़ गिरती रहती है। ठीक, बर्फीले हैं, तो इसलिए ऊनी कपड़ों का जो प्रचलन है वहाँ ज़्यादा है। तो ये भौगोलिक स्थितियाँ हैं जो डिराइव कर रही हैं किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब किस प्रकार के भोजन, किस प्रकार के वस्त्र, ठीक, वहाँ हैं, वहाँ पहने जाते हैं, वहाँ खाए जाते हैं, मतलब भोजन। तो आप केरल दूसरा एग्जाम्पल भौगोलिक आधार पर देखिए। तो दूसरा एग्जाम्पल हम केरल का लेते हैं। केरल की स्थिति आप इंडिया मैप में देख लीजिए। इंडियन मैप में केरल की स्थिति यहाँ सबसे दक्षिणतम, जो कह सकते हैं कि सबसे दक्षिण पश्चिम में स्थित है केरल, और यहाँ हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में स्थित है ये केरल। ठीक, तो तटीय क्षेत्रों में है, सबसे दक्षिणतम है। इसके आधार पर, इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर विविधताएं होंगी। दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक लद्दाख, एक केरल का।
तो केरल में कुछ की पॉइंट्स जान जाते हैं जो एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं कि जो व्यापारिक आकर्षण था केरल में, मतलब जो यूरोपियों का आने का एक आकर्षण था केरल में, वो मसाले थे। यहाँ मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची जो मतलब यहाँ अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाते थे। ठीक, ये विश्व प्रसिद्ध मसाले यहाँ से जाते थे पहले पहले समय में। भोजन, यहाँ मुख्य भोजन क्या था? मछली और सब्जी चावल। यहाँ जो तटीय क्षेत्र था, बारिश संपूर्ण मतलब मात्रा में होती थी, बारिश की कमी नहीं होती। चावल धान की खेती बहुत ही उच्च कोटि की, मतलब अच्छे फसल यहाँ पैदावार धान की बहुत अधिक होती है। तो भोजन में मुख्य रूप से चावल आना लाजमी है। तो सब्जी चावल और मछली, ये जो मछली का तटीय क्षेत्र है, महासागर है, तो मछली का होना मतलब मछली साधारण रूप से पाई जाती है। मछली पकड़ने वाले जाल को चीना वाला कहते हैं, जो चीनी जालों से हूबहू मिलता है। मछली तलने वाले बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं। तो इसमें ये 2 पॉइंट्स दिए गए थे उस एनसीईआरटी में। तो यहाँ जो चीना का शब्द मतलब चीन से रिलेटेड है, वहाँ चीन की वस्तुओं से, मतलब ये जो जाल होती थी वो चीन की वस्तुओं से मिलती थी, मतलब बेसिकली वो चीन की ही होती थी। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स हैं इसमें केरल में। तो आप रिलेट कर सकते हैं ना, ये सबसे दक्षिणतम, केरल जो है सबसे दक्षिणतम जो दक्षिण पश्चिम का स्थान है। यहाँ गर्मी थोड़ा अधिक पड़ेगी, बारिश ज़्यादा होगी, वहाँ बारिश कम होती है। भोजन यहाँ का भौगोलिक आधार पर, मतलब बारिश ज़्यादा होगी केरल में तो यहाँ का भोजन, यहाँ पे चावल होंगे। ठीक, चावल ज़्यादा होंगे तो चावल खाए जाएंगे। और वहाँ पे भौगोलिक आधार पर भोजन, वहाँ बारिश तो होती नहीं तो चावल वहाँ कहाँ होंगे ज़्यादा। वहाँ ठंडे प्रदेश हैं, बकरियाँ पाली जाती हैं, तो वहाँ दूध से बने पदार्थ का सेवन ज़्यादा होता है। तो भौगोलिक आधार पर भिन्नताएं आई कि नहीं आई, ठीक इसी प्रकार से होते हैं। यहाँ जैसे लद्दाख में आप ठंडे प्रदेश हैं तो ऊनी कपड़ों का सेवन होता है। यहाँ पर कपड़ों का पॉइंट तो नहीं लिखे हैं, तो यहाँ हल्के कपड़े, लाइट कपड़े का प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक, तो इस प्रकार से भौगोलिक आधार, भौगोलिक जो स्थिति होती है उसके कारण भी एक भिन्नता उत्पन्न होती है, विविधता उत्पन्न होती है, इसे ही विविधता कहते हैं। तो एनसीईआरटी में एक ये जो गीत है, गीत दिया गया है, तो इस गीत थोड़ा हम पढ़ते हैं तब हम बताते हैं क्यों ये गीत इस चैप्टर में दिया गया है, इस मतलब एनसीईआरटी में जोड़ा गया है विविधता चैप्टर में। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। तो इस गीत को अमृतसर के जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस गीत को गाने में जलियांवाले बाग हत्याकांड को हम आपको ब्रीफ में मतलब शॉर्ट में बताते हैं कि एक सभा थी जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सभी जाति, सभी धर्म को मानने वाले लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे एकत्रित हुए थे। सभा किस चीज़ की थी? अंग्रेजी पक्षपात, अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसके जो पक्षपात थे, मतलब जो निष्पक्षता पूर्वक जो उनका
शासन था वो नहीं था, तो उसके विरोध में वहाँ सभा बैठाई गई थी। तो उस सभा पर एक जनरल थे, उन्होंने निहत्थों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे बहुत लोग मारे गए, बहुत घायल हुए। तो इस जो गीत का इस अध्याय में डालने का अर्थ बस इतना सा ही है कि वहाँ के जो व्यक्ति थे, स्त्री पुरुष और विभिन्न धर्मों के, हिंदू मुस्लिम जितने भी जातियां थी, सभी एकत्रित हुए थे। और किस कार्य के लिए? विरोध के लिए। तो अंग्रेज़ों के विरोध के लिए सभी एकत्रित हुए थे। इस प्रकार ये दिखाता है कि हमारे देश में विविधता तो है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो विविधता होने पर भी हम एकता को दिखाते हैं, अनेकता होने पर भी हम एकता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये गीत विविधता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि सभी धर्म को मानने वाले लोग थे, पर विरोध में, राष्ट्र की बात आने पर विरोध में सब एक साथ थे। तो विविधता में एकता को हम देखते हैं। विविधता में एकता में आप देखते हैं कि भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुष ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विभिन्नताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने भी विभिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वह सब एक थे। तो ये जो पैराग्राफ है वो विविधता में एकता को प्रदर्शित करती है कि विविधता होने के बावजूद भी हम एक हैं। अनेकता में एकता। अनेकता में एकता जो शब्द है, वो जो वाक्य, मतलब ये जो फ्रेज है छोटा सा, अनेकता में एकता, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। अनेकता का अर्थ विविधता होता है, या विविधता में एकता या अनेकता में एकता, सब एक ही शब्द है। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है भारत की खोज, में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू में ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो अनेकता में एकता या विविधता में एकता एक ही शब्द है। इसमें आप बस ध्यान रखिए कि ये जवाहरलाल नेहरू अपनी जो किताब है भारत की खोज में लिखते हैं कि जो विविधता है, जो एकता है, वो बाहर से कोई थोपी गई वस्तु नहीं, यह बहुत ही गहरी, जिसके अंदर अलग अलग विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। मतलब आप इस प्रथा से हैं, आप इस धर्म को मानते हैं, सबका विश्वास करने की जो भावना है वो भारत में ही है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। और ये नेहरू ही थे जिन्होंने अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था।
तो इस प्रकार से इस जो अध्याय है, ये अध्याय में इतना ही है कि विविधता की केवल समझ आपको देनी थी कि विविधता क्या है, विविधता किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से है। ठीक, और इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। देखिए, जैसे प्रश्न, आपके इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इसमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं। सभी समुदाय त्योहारों की सूची बनाना है। आप सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सभी समुदाय द्वारा, भारत के सभी समुदाय जो भी हों, जाति धर्म जिसको भी मानते हों, सभी के द्वारा मनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में भारत की समृद्धि एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। ये प्रश्न शुरुआत में भी था, आपको हमने बताया था। और आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। मतलब उपयुक्त तो है ही, क्योंकि भारत जो है अनेकता मतलब विविधता वाला देश है, बहुत विविधता है भारत में। और भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। जो ऊपर हमने पढ़ा वही कहना चाह रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऊपर लिखे गए गाने में उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। तो जिसमें हिंदू और मुस्लिम लिख करके था ना, वो जो लाइन है वो विविधता में एकता को दर्शाती है कि विभिन्न समुदाय के होने के बावजूद भी उन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए एकजुट हुए। वो लाइन जो है विविधता को दर्शाती है। जो लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का कि लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र में विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया। प्रभावित तो करते ही, ठंडे प्रदेश, गर्म प्रदेश, वस्त्र अलग, भोजन अलग, रहन सहन का तरीका अलग। ठीक, इस प्रकार से कोई 2 क्षेत्र आप और ले लीजिए। उसमें बताइए कि भौगोलिक कारण ही उसमें विविधता को जन्म देती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं, क्या वे विविधताएं एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं। तो जुड़ेंगे तो है ही, जो भौगोलिक कारक होंगे विविधता को जन्म देंगे और वो उससे जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं उसको हमने लद्दाख और केरल का एग्जाम्पल दिया, आप ऐसे 2 एग्जाम्पल और दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में इतना ही था। आगे जो अध्याय आएगा क्या है, अध्याय नंबर 2, उसमें उस अध्याय का नाम है विविधता एवं भेदभाव। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।